हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास सेवेंथ का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है वायुमंडल एवं इसका संघटन। यानी कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल कैसे बना है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, और उनमें कौन कौन से गैसेस मौजूद होती हैं। उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अब इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब उसको लाइव किए थे, लाइव क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। तो उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में इसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वायुमंडल क्या होता है, ठीक है। उसके संघटक जो गैसेस है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने और जाना था कि कैसे एक जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे कैसे सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पे आती है और वापस लौट जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल मौजूद है। क्या मौजूद है? वायुमंडल। तो वो क्या करते हैं कि सूर्य के जो डायरेक्ट किरणें हैं वो उनको पृथ्वी पे आने से रोकती है, और कुछ तो यहीं से डाइवर्ट होकर के लौट जाती है अंतरिक्ष में। लेकिन कुछ जो किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह पे आ जाती है, लेकिन सतह पे आने के बाद भी ये जो किरणें हैं वो कुछ क्या हो जाती है, लौट करके जाती हैं। लेकिन वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसेज मौजूद हैं, जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले तो कुछ ऐसे गैसेज मौजूद है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो ये सब क्या करती है कि ये जो आपतित किरणें हैं, जो वैसी किरणें जो सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो ये जो आपतित किरणें हैं जब पृथ्वी पे आ जाती हैं, वैसे तो यहाँ वायुमंडल से और बादलों से टकरा करके बहुत सारे जो आपतित किरणें होती है वो लौट करके तुरंत अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन कुछ किरणें ऐसी होती है जो पृथ्वी के सतह पे आ जाती है, ठीक है। तो जब ये सतह पे आती है तो सतह को गर्म कर देती है। तो सतह पे आने के बाद, सतह को गर्म करने के बाद ये जो किरणें है ना, वो कुछ किरणें लौट करके चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। लेकिन वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसेज मौजूद हैं जो क्या करती है, इन परावर्तित किरणों को बाहर जाने से, यानी कि अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। और वो रोकने वाली कौन कौन सी गैसेज है? तो कौन सा गैस हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर एक एक और गैस है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरो क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्टकट में बोलते हैं CFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFC। सी से मतलब क्लोरो, एफ से मतलब फ्लोरो, और सी से मतलब कार्बन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो एक गैस ऐसा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे गैसेज हैं जो क्या करती हैं कि ये जो परावर्तित किरणें, जो किरणें पृथ्वी पे आ जाती हैं, उनको पृथ्वी की सतह से वापस नहीं जाने देते, बल्कि पृथ्वी के अंदर ही, वायुमंडल के अंदर ही ट्रैप करके, पकड़ करके रखी हुई रहती है। मतलब इसको निकलने ही नहीं देती है। तो अब इससे होता क्या है, उस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि इस प्रोसेस से क्या होता है कि अब देखो, जो जब किरणें आती है तो अपने साथ क्या लाती है? उष्मा लेकर के आती है, हीट लेकर के आती है, गर्मी लेकर के आती है। तो जब ये किरणें वापस लौटती है तो गर्मी को भी लेकर के लौटेंगी। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो ये वायुमंडल में ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो उष्मा है उसको वापस नहीं जाने देती है, बल्कि वायुमंडल में ही, पृथ्वी के वायुमंडल में इसको पकड़ करके रखती है, बाहर नहीं निकलने देती है। अब इससे क्या होगा कि इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है, फायदा क्या है कि जब दिन के समय में बहुत से जो आपतित किरणें हैं अगर पृथ्वी पे आने लगेंगी तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा जलने लगे। मतलब यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, सब जल जाएंगे, इतने ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो ये जो वायुमंडल है ना, इससे टकरा करके बहुत सारी जो किरणें हैं वो वापस लौट जाती है। लेकिन कुछ किरणें पृथ्वी की सतह पे जब आती है तो पृथ्वी की सतह से टकरा करके वापस जाने लगती है। लेकिन ये जो वायुमंडल है वो निकलने नहीं देती है, रोक देती है। कुछ चली जाती है लेकिन कुछ को रोक देती है। अब रोकने से क्या होता है कि दिन के समय में सूर्य है, तो दिन के समय में जब सूर्य है तो इससे पृथ्वी को तो हीट मिलेगा। लेकिन रात के समय में जब सूर्य नहीं होगा, पृथ्वी के जिस भाग में रात होगा वहां पे जो उष्मा है यानी कि गर्मी है वो बहुत कम हो जाएगी।
और अगर सोच करके देखो, अगर ये वायुमंडल इन परावर्तित किरणों को न रोके तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमने लगेंगे और लोग जो है वो लोग जो है बर्फ में जम जाएंगे, बर्फ की तरह जम जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर वायुमंडल न रहे तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा दिन के समय में, और रात के समय में बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो वायुमंडल है ना वो क्या करती है, इन किरणों को पकड़ कर करके रखती है, जिससे रात में पृथ्वी जो है वो गर्म गर्म रहती है, मतलब इतना ठंडा नहीं हो पाती है जिससे कि यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु है उनको नुकसान हो सके। तो वायुमंडल हमें एक तरीके से ये फायदा करता है। अब बात आती है कि ये जो किरणें हैं, सॉरी जो गैसेज इनको पकड़ करके रखने में सहयोग करती है वायुमंडल में, वो कौन कौन सी है? तो CO2 हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोले। और एक होता है CFC, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और भी गैसेज है, ये दो मुख्य गैसेज है। अब बात करते हैं कि जब ये पकड़ करके रखती है, अब इनकी संख्या बढ़ने लगे, अब सोच करके देखिए, और इस इनकी संख्या जब बढ़ने लगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में बढ़ जाए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा? अब देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं ना, खाने को ठंडा रखने के लिए या पानी ठंडा करने के लिए जो फ्रिज यूज करते हैं, तो उस फ्रिज से एक केमिकल होता है जिससे गैस निकलता है। जब वो केमिकल का यूज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रिज या हो गया, AC हो गया, इन सब चीजों से क्या निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ पे जाता है? वायुमंडल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में, तो अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, CFC बढ़ जाए, इससे क्या होगा कि वायुमंडल में ये जो परावर्तित किरणें हैं, अब इनको बहुत बड़ी मात्रा में, अगर सोच करके देखो, CO2 भी बढ़ जाए, CFC भी बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा कि ये जो परावर्तित किरणें हैं इनको रोकने रोकने वाला ज्यादा हो जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा मात्रा में होता है, CFC ज्यादा मात्रा में होगा, तो परावर्तित किरणों को निकलने ही नहीं देगा, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में रोक लेगा। अब अगर सोच करके देखो कि इन बहुत बड़ी मात्रा में परावर्तित किरणों को रोकने लग जाए, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? गर्म होते होते चली जाएगी, मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते चला जाएगा। अब जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो यहाँ पे बर्फ मतलब जो ग्लेशियर्स है, जो यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स मौजूद हैं, पृथ्वी के ऊपर जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं और पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमे हुए हैं, वो सब क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। और जब ये पिघलने लगेंगे तो क्या होगा कि ये पिघल करके इसका जो पानी है वो कहाँ पे चला जाएगा? पिघल करके इसका जो पानी है वो कहाँ पे चला जाएगा? समुद्र में जाएगा। कहाँ जाएगा? समुद्र में। इससे समुद्र का जो लेयर है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लेशियर्स है और ये पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमे हुए हैं, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है CO2 और CFC के कारण, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में ये भी समझे थे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब देखो इससे क्या होगा कि ये जो जितने भी ग्लेशियर्स और जो पहाड़ मतलब बर्फ का जो चट्टान है, बर्फ का जो पहाड़ है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। तो जब ये पिघलने लगेगा, इसका पानी सब नदी के रास्ते होते हुए समुद्र में चला जाएगा। जब समुद्र में चला जाएगा तो समुद्र का लेयर क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो समुद्र के जो निचले हिस्से हैं, मतलब समुद्र के किनारे जितने भी हिस्से हैं, वो सब क्या होने लगेंगे? डूबने लगेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2050 आते आते मुंबई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा? समुद्र में डूब जाएगा। जैसे आप अंडमान और निकोबार को देखते हैं, तो क्या है, समुद्र में उस अंडमान और निकोबार कभी बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का लेयर बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो गया है, वो जो डूबने लगा है। और एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा अंडमान और निकोबार क्या हो जाएगा? स्वाहा हो जाएगा, मतलब समुद्र के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से ये जो बर्फ जो है वो क्या हो जाएंगे? पिघलने लगेंगे। पिघल करके इसका पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेयर बढ़ेगा, और जितने भी समुद्र के निचले हिस्से हैं, मतलब समुद्र के किनारे जितने भी स्थल है, उसका जो निचला हिस्सा है वो सब क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और अभी हाल ही में एक न्यूज आया था कि इंडोनेशिया जो है वो अपनी राजधानी को क्या कर रहा है? बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि उसका जो उसका जो ये राजधानी है वो क्या हो सकता है? डूब सकता है। इसलिए अपना पहले से ही व्यवस्था कर लिया है कि समुद्र का अगर लेयर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा जो राजधानी है वो डूब जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? दूसरी राजधानी बसा लेते हैं। तो ये संकट आ गई है। तो आई होप ये समझे होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि वायुमंडल का संगठन कैसे होता है और वायुमंडल में कौन कौन से गैसेस मौजूद है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में क्या,
कि ये जो वायुमंडल में अगर वायुमंडल के जितने भी गैसेज है उनको अगर हम 100% मान लेते हैं तो उनमें से नाइट्रोजन जो है वो कितने परसेंट भाग पे है, तो 78.03% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन गैस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन के बारे में, देखा था कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 20.99 यानी कि लगभग 21% है, ठीक है। उसके बाद आर्गन, आर्गन कितना है, 0.94%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01% है। और इस तरीके से देखें तो कुल 100% है। तो ये जो टेबल है आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो हम लोगों को पढ़ना था वायुमंडल के बारे में, पढ़ना था किसके बारे में पढ़ना था, वायुमंडल के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं अपना जो लेक्चर है उसमें क्या पढ़ना है, वायुमंडल। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा, वायु का लेयर है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। यानी कि पृथ्वी को चारों तरफ से एक हवा का लेयर घेरे हुए है, उसी को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और वायुमंडल के मतलब वायुमंडल को जितना जितना मोटा परत है उसमें अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जिसकी मतलब कुछ कुछ ऊंचाई तक एक एक एवरेज अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ खास तरीके की क्वालिटीज पाई जाती है, मतलब खास विशेषता पाया जाता है। इसलिए ये जो वायुमंडल है इनको अलग अलग लेयरों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और उनके कुछ कुछ अलग अलग खासियत है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग सीखेंगे कि वायुमंडल के कितने लेयर्स हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या करा है कि पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह से, ये पृथ्वी का सतह हो गया, और इसके सतह से लगभग 1000 की ऊंचाई तक, कितना, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। मतलब गैसों का एक आवरण पाया जाता है, मतलब गैसों का एक आवरण है जिसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई तक है, लगभग 1000 किलोमीटर तक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या करा है यहाँ पे कि अब देखो क्या करा है कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। अब देखो जैसे जैसे हम लोग अगर मान लीजिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे क्या होता है कि तापमान में और दबाव में क्या आता है, परिवर्तन आता है। मतलब पृथ्वी के अगर सतह पे है तो हम लोगों को क्या है, ज्यादा दबाव महसूस होगा, ज्यादा तापमान महसूस होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते लगते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, तापमान भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्या होने लगता है, तापमान जो है वो कम होने लगता है। और साथ ही साथ जो दबाव है, दाब जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति पहाड़ों के ऊपर जाता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जाता है, तो क्या होने लगता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है, क्योंकि वहां पे जो वायु दाब है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण सतह पे जाने पे कुछ प्रभाव आपको देखने, मतलब पृथ्वी के सतह से ऊंचे जगहों पे जाने पे आपको क्या है, कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। यानी कि तापमान और दाब में बदलाव होने के कारण वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। और वो कौन कौन से परत है, तो एक है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। और हम लोग सीखेंगे कि क्षोभ मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल में कौन कौन से घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ बच्चों ये भी हम लोग सीखेंगे कि समताप मंडल किसे कहते हैं और समताप मंडल की क्या खासियत है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मध्य मंडल क्या है और मध्य मंडल की क्या विशेषता है। और फिर सीखेंगे कि बाह्य मंडल क्या है, उसके बाद बहिर्मंडल क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो देखो क्या करें यहाँ पे कि ये मंडल क्या है। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि मंडल क्या होता है, ठीक है, मंडल का मतलब क्या होता है। तो देखो क्या है कि इन मंडलों के परतों को, यानी कि वायुमंडल की जो परत है इन्हीं को क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। यानी कि वायुमंडल का ही ये जो परत है इसको क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। तो देखो क्या करा है कि सबसे पहले क्षोभ मंडल है। यानी कि अगर यहाँ पे पृथ्वी का सतह मान ले, क्या मान ले, पृथ्वी का सतह, ये पृथ्वी है, ये मान के चले कि ये पृथ्वी है, क्या है,
ये पृथ्वी है अगर, तो पृथ्वी के सतह से अगर सबसे ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है, क्षोभ मंडल मिलता है। क्या मिलता है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, तो देखो यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। जो क्षोभ मंडल है वो क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। और क्या है, महत्वपूर्ण परत है। और मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होता है, यानी कि जितना भी आपको बादल दिखाई देते हैं या फिर बारिश होता है, बिजली का कड़कना होता है, ठीक है ना, जितने भी आंधी तूफान आते हैं वो सब के सब किस मंडल में आते हैं, तो क्षोभ मंडल में आते हैं। किस मंडल में आते हैं, क्षोभ मंडल में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव पे अगर बात की जाए, पृथ्वी का जो ये उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव पे क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, 8 किलोमीटर तक। वहीं अगर बात करें विषुवत रेखा पे, तो ये 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। कितना किलोमीटर तक पाया जाता है, 18 किलोमीटर तक। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो इस पिक्चर में हम समझ सकते हैं ये क्या है, वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के सबसे जो नजदीक वाला परत है वो उसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो परत है इसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, आयनोस्फेयर इसको बोलते हैं। बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख करके इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस पिक्चर में और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ट्रोपोस्फीयर जो है ना, ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जितने भी बादल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर बादल या जितने भी आंधी तूफान हो गया, बारिश हो गया, वो कौन से मंडल में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद जो वायुयान है, मतलब हवाई जहाज जो है, वो किस मंडल में उड़ान भरता है, तो वो भरता है स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में भरता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसको समताप मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद ये मेसोस्फीयर है, ठीक है। उसके बाद जिसमें उल्का पिंड जो आते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद थर्मोस्फीयर है, और उसके बाद एक्सोस्फीयर है। तो सभी की जो खासियत है उनको बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग हमने ये देखा, तो बच्चों हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, क्षोभ मंडल के बारे में, ठीक है। और वहां पे पिक्चर के माध्यम से भी देखा कि ये जो मंडल है वो कैसे होते हैं और उनकी ऊंचाई और उनकी क्या खासियत है। तो देखो क्या है, क्षोभ मंडल वो क्षोभ मंडल ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। यानी कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है और जो इसका विस्तार है वो एक समान नहीं है, मतलब अलग अलग है। जैसे अगर बात की जाए, अगर बात की जाए तो विषुवतीय क्षेत्रों में, यानी कि विषुवतीय क्षेत्रों में कहने का मतलब क्या हुआ, कि पृथ्वी को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को पृथ्वी को कौन सी रेखा दो भागों में बांटी है, तो विषुवत रेखा बांटी है। यानी कि इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर तक होती है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर तक होती है। कितनी किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है क्षोभ मंडल, 18 किलोमीटर तक। वही अगर बात करें, वही अगर बात की जाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक देखने को मिलती है, 8 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या करें यहाँ पे कि एक समान नहीं होते, वहां जलवाष्प एवं धूलकण अधिकता में मिलते हैं, यानी धूलकण अधिकता में देखने को मिलता है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। मतलब अगर हम क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचे पे जाएंगे, वैसे वैसे जो तापमान है, वैसे वैसे जो तापमान है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाता है, मतलब तापमान घटते जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। तो इसके ऊपर कौन सा मंडल है, समताप मंडल है। और समताप मंडल की बात करें, अभी हम लोगों ने देखा था पिक्चर में, तो समताप मंडल क्या है कि
समताप मंडल में क्या है, इसकी क्या खासियत है समताप मंडल की, तो क्या करें यहाँ पे कि समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है, यानी कि क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल है, समताप मंडल। और इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि एक तो हो गया ये वाला जो परत हो गया, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कौन सा मंडल हो गया, क्षोभ मंडल। ठीक है, ये देखो, ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा परत है, तो इसको बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। अब देखो, ये समताप मंडल हो गया, तो ये हम लोगों ने देखा था कि ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर तक है, 8 किलोमीटर। और अगर विषुवत रेखा की बात करें तो ये 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, 18 किलोमीटर तक। अब देखो, यहां से इसके ऊपर अगर बढ़ते तो कौन सा मंडल भेट जाता है, समताप मंडल होता है। ठीक है, अब देखो समताप मंडल की क्या खासियत है, जो समताप मंडल है ना, इसमें जो तापमान है वो लगभग क्या रहता है, एक समान रहता है। कैसा रहता है, एक समान रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इस मंडल के निचले भाग अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। मतलब न तापमान घटता है न बढ़ता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि जो समताप मंडल है उसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है, लगभग 50 किलोमीटर तक। तो अगर मान के चले कि ये 18 किलोमीटर तक तो क्या है, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर यहाँ 50 किलोमीटर तक है। तो ये जो 20 किलोमीटर वाला पार्ट है, यानी कि 18 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के बीच वाला जो पार्ट है, इसमें तापमान क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है, न घटता है न बढ़ता है। लेकिन समताप मंडल में ही अगर ऊपर यानी कि 20 किलोमीटर से ऊपर वाले भाग में जाते हैं तो टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ता है। यानी कि कुछ हिस्से तक, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच वाला जो पार्ट है उसमें जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है। लेकिन इस 20 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाते हैं तो तापमान क्या होता है, क्षोभ मंडल समताप मंडल में बढ़ता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वो तापमान तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि ये जो वायुमंडल है वो क्या करते हैं, हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, जिससे पृथ्वी बहुत अधिक मात्रा में गर्म होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है और यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। मतलब इसमें आपको ना बादल दिखाई देता है, क्योंकि जब हवाई जहाज उड़ान भरती है तो उसमें क्या होता है कि उसको साफ साफ दिखाई देता है। यानी कि जो पायलट है उसको सारा का सारा चीज जो है वो क्या है, आसानी से दिखाई देता है। मतलब ऊपर क्षोभ मंडल जितना भी क्या बोलते हैं बादल है वो सब किस मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। लेकिन ये जो वायुयान है ये क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ता है, जिसके कारण जो बादल है वो नीचे रहता है और वायुयान को आसानी से सारी चीजें जो है वो मतलब जो पायलट होता है वो उसको सभी चीजें एकदम क्लियर कट दिखाई देता है। इसलिए वो उड़ान किस में भरता है, तो समताप मंडल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वायुयान जो है वो कहाँ पे उड़ान भर रहा है, क्षोभ मंडल में भर रहा है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। इसी में क्या है, देखिए नीचे जितना भी बादल आपको दिखाई दे रहा है ये सब के सब नीचे है, यानी कि ये क्षोभ मंडल है। और इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, समताप मंडल। देखिए जिसमें क्या है, हवाई जहाज उड़ान भर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है, कुछ भी कोई बादल नहीं है। यानी कि इसके ऊपर कोई बादल नहीं होता है, जितना भी बादल है सब के सब क्या है, नीचे है। और ये सब किस मंडल में है, क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल एकदम क्लियर होता है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी लगभग 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो टेम्परेचर है एकदम एक समान रहता है। इसलिए वायुयान को उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, मेसोस्फेयर के बारे में। किसकी कौन से स्फेयर के बारे में पढ़ना है, मेसोस्फेयर के बारे में। अब देखो, समताप मंडल के बाद आते हैं मध्य मंडल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, मध्य मंडल। तो क्या करें कि समताप मंडल से ठीक ऊपरी वाली जो परत है उसको क्या बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है, यानी कि 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल और इसके ऊपर 80 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है, मध्य मंडल। यानी कि 50 से 80 के बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है,
मध्यमंडल। 18 से 50 के बीच में कौन सा मंडल है? संताप मंडल। और 0 से 18 के बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है? क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लिए, संताप मंडल के बारे में पढ़ लिए। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? मध्य मंडल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मध्य मंडल के बारे में। तो क्या करा है, मध्य मंडल की क्या खासियत है, तो इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। तो देखो क्या करा है कि यहाँ की ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। मतलब हमने क्या देखा कि क्षोभ मंडल में अगर हम टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर कम होता है। समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है। फिर बात करें मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में टेम्परेचर क्या होता है? घटेगा। पहले घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, यानी कि तीसरा बार क्या होगा? तीसरा जो लेयर है उसमें टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्का पिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं, घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं। और इससे क्या होता है कि मध्य मंडल हमें किस चीज से रक्षा करता है? तो उल्का पिंडों से। जैसे रात के समय में अगर आप छत पे सोइएगा, गर्मी के दिनों में जब हम रात के समय में छत पे क्या करते हैं? सोते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक लाइट जैसा आता है तेजी से, मतलब तेजी से एक लाइट जैसा आता है और क्या हो जाता है? जल जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए लाइट दिखाई देता है, बहुत तेजी से जलता हुआ, और खत्म हो जाता है। तो वो कौन सा होता है? वो क्या होते हैं? उसे उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। और उल्का पिंड कौन से लेयर में आकर के जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में। तो मध्य मंडल हमें किस चीज से बताता है? उल्का पिंडों से बचाता है। अगर यही उल्का पिंड पूरी तरीके से न जले तो क्या होगा? पृथ्वी के सतह पे आ जाते हैं और कहीं कहीं पे गिरते हैं तो गड्ढा कर देते हैं। मतलब ये उल्का पिंड होते क्या है? उल्का पिंड होते हैं पत्थर का बड़ा बड़ा सा टुकड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या? आयन मंडल। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयन मंडल किसे कहते हैं। तो देखो क्या करा है कि आयन मंडल वायुमंडल को इस परत में ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। मतलब आयन मंडल में क्या होता है कि तापमान जो है वो तीव्रता से बढ़ता है। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। बाह्य मंडल का फैलाव क्या है? 80 से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये जो बाह्य मंडल है, बाह्य मंडल का ही एक पार्ट है कौन सा? आयन मंडल। आयन मंडल यानी कि बाह्य मंडल का ही एक पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल। और आयन मंडल की क्या खासियत है कि इसमें कुछ आयंस मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे छोड़ी जाती हैं उसको वो यहाँ पे जा करके, यानी कि यहाँ पे जाते हैं, मतलब नीचे से एक हम लोग टावर से क्या करते हैं? रेडियो तरंगों को छोड़ते हैं। ठीक है, रेडियो तरंगों को छोड़ते हैं वायुमंडल में, और यहाँ से आयन मंडल से टकरा करके फिर क्या आ जाते हैं? पृथ्वी के सतह पे ही आ जाते हैं। और जिससे क्या होता है? रेडियो प्रसारित किया जाता है। टेलीविजन जो टीवी चैनल है, हम लोग डिश टीवी देखते हैं, तो सब के सब जो अपना जो सिग्नल है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? आयन मंडल से टकरा करके जो रेडियो तरंगे आ रही है उन्हीं को ये क्या करते हैं? ग्रहण, मतलब रिसीव करते हैं, और यहाँ पे टेलीविजन पे क्या करते हैं? दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि जितने भी डिश टीवी होते हैं उनका जो एंटीना होता है वो ऊपर की ओर क्यों होता है? उसका क्या कारण है? ऊपर की ओर होने का क्या कारण है? क्योंकि ये जो आयन मंडल से जो टकरा करके आ रही हैं किरणें, आयन मंडल से जो किरणें टकरा करके आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टीवी का एंटीना है ये छत के ऊपर क्यों लगाया हुआ होता है, और ऊपर ऐसे इस तरीके से क्यों होता है कि अगर देखने पे पता चले कि ये जो एंटीना है, मतलब ये जो रेडियो वेव्स है वो उनको क्या कर सकता है? ये जो एंटीना है वो क्या करता है? रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद यहाँ पे टेलीविजन पे हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो आयन मंडल से हमें क्या फायदा? अगर सोच करके देखो कि वायुमंडल में अगर आयन मंडल नहीं होता तो क्या है? हम लोग टेलीविजन देख पाते? नहीं देख पाते। ठीक है, तो आयन मंडल का भी क्या है? बहुत बड़ा योगदान है मनुष्य के जीवन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, मध्य मंडल देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की क्या खासियत है? ठीक है, बहिर्मंडल के बारे में पढ़ते हैं। देखो बहिर्मंडल की क्या खासियत है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बहिर्मंडल क्या है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। जो बहिर्मंडल है वो क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में क्या करती है? तैरती रहती है।
तो तब क्या करा है कि तो हम कह सकते हैं कि हम लोग हैं जो पृथ्वी के कई परतों से मतलब वायुमंडल के कई परतों से घिरे हुए हैं, और ये क्या करा है कि यही पर कई जो परतें हैं वो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। और क्या करा है कि समय समय पर अब देखो क्या करा है कि ये जो बच्चे हैं, ये सारी चीजों को जब डिस्कस कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि ये जो बहिर्मंडल है इसमें क्या है, ये जो इसमें हल्की गैसें होती है, मौजूद होती है, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इस यही से क्या करते हैं, अंतरिक्ष में तैरते रहती है, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका वायुमंडल का वो क्या होता है, कंप्लीट होता है यहीं से। और मिलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। जैसे अगर हम अभ्यास के तौर पे देखें, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो सही विकल्प का आप चयन चुना है। तो क्या करा है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, या वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। तो क्या हो जाता है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जब हम लोग सतह से ऊपर की ओर जाते हैं। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। वही दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा कि पहले कौन सा भाग गर्म होता है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है, जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग या वायुमंडल। तो सबसे पहले स्थल का जो सतह होता है वो गर्म होता है। जब आपतित किरणें पृथ्वी की सतह पे आती है तो पहले क्या करती है, पृथ्वी के स्थल के सतह को क्या करती है, गर्म करती है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। उसी तरीके से अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 20.99% है, आपने याद किया होगा। ठीक है, आगे बात करें वायुमंडल के सबसे पहली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। सबसे पहली परत जो है वो कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। वही अगर बात करें रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है, तो किस परत से होती है, वायु आयन मंडल से। किस मंडल से, आयन मंडल से। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, इनका और भी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।